स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। न्यूज शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा ले और आपको न्यूज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 2 सीट के लिए किया गया नामांकन, बीजेपी और एनसीपी के उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 2 रिक्त सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के वास्ते बीजेपी के धैर्यशील पाटिल और एनसीपी के नितिन पाटिल ने बुधवार को अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। दोनों ने नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन अपने अपने पर्चे भरे। जरूरत पड़ने पर 3 सितंबर को मतदान होगा। बीजेपी ने उदयन राजे भोसले द्वारा सतारा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद रिक्त हुई सीट के लिए धैर्यशील पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। नितिन पाटिल को उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने राज्यसभा की सीट के लिए मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई है। धैर्यशील पाटिल के अलावा भोसले द्वारा खाली की गई सीट के लिए 2 निर्दलीय उम्मीदवारों और दूसरी सीट से 1 निर्दलीय उम्मीदवार ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। महाराष्ट्र से राज्यसभा उपचुनाव के लिए एनसीपी उम्मीदवार नितिन पाटिल ने मुंबई में अपना नामांकन दाखिल किया। पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और अन्य उनके साथ हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के संख्याबल को देखते हुए नितिन और धैर्यशील की जीत तय मानी जा रही है। राज्य की 228 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास 103 विधायक हैं, एनसीपी के 42, कांग्रेस के 37, शिवसेना यूबीटी के 15 और एनसीपी शरद चंद्र पवार के 10 विधायक हैं। इसके अलावा 13 विधायक निर्दलीय हैं। वहीं बहुजन विकास आघाड़ी के 3, समाजवादी पार्टी के 2, एआईएमआईएम के 2 और प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2 विधायक हैं। विधानसभा में 14 सीट रिक्त है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, माकपा, स्वाभिमानी पक्ष, आरएसपी, जन सुराज्य शक्ति पार्टी, क्रांतिकारी सेतकारी पक्ष और पीडब्ल्यूपी का एक सदस्य है। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा चुनाव के लिए भरा नामांकन। ईसाई समुदाय में पेठ बढ़ाने के लिए भाजपा ने खेला बड़ा दांव। मध्य प्रदेश का दक्षिणी भारत से कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो गया है। बीजेपी एमपी कोटे से खाली मध्य प्रदेश की एक सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा भेज रही है। जॉर्ज कुरियन केरल से आते हैं और एल मुरुगन के बाद यह लगातार दूसरी बार है जब पार्टी किसी दक्षिण भारतीय नेता को एमपी कोटे से राज्यसभा भेज रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी ने मंगलवार को ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट पर जॉर्ज कुरियन के चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। जॉर्ज कुरियन ने सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं है जिसके चलते पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारेगी। ऐसे में जॉर्ज कुरियन का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। जॉर्ज कुरियन मोदी कैबिनेट में मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी विभाग के राज्य मंत्री है और केरल के कोट्टायम जिले से आते हैं। इस सीट पर उनका कार्यकाल अप्रैल 2026 तक रहेगा। चुने जाने के बाद कुरियन मध्य प्रदेश से पहले ईसाई सांसद होंगे। कुरियन को राज्यसभा भेजने को जानकार बीजेपी की केरल के ईसाई समुदाय में पेठ बढ़ाने की कवायद के रूप में देख रही है। सिंधिया के सीट खाली करने के बाद राज्यसभा के लिए नरोत्तम मिश्रा, केपी यादव और जयभान सिंह पवैया जैसे कई नेता दावेदार थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने केरल के नेता जॉर्ज कुरियन के नाम पर मुहर लगाई। कुरियन को एमपी से राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने अपने साउथ इंडिया कनेक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। हालांकि इससे कांग्रेस को निशाना साधने का मौका भी मिल गया है। बीजेपी हिंदी हार्टलैंड में अपनी जड़ें जमा चुकी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उसका दबदबा है। बीजेपी नेतृत्व की ऐसे ही वर्चस्व की चाहत दक्षिणी भारत में भी है। केरल, जहां की त्रिशूर लोकसभा सीट से पहली बार पार्टी का खाता खुला है, बीजेपी की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। यही वजह है कि पार्टी का फोकस केरल में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, जिसमें पार्टी जॉर्ज कुरियन के जरिए सियासी बढ़त लेना चाहती है। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ।
कांग्रेस सरकार बनते ही भाजपा के सभी जन विरोधी फैसलों को वापस लिया जाएगा, मुकेश प्रजापति। हरियाणा में 10 सालों से भाजपा कुशासन को झेल रही जनता को जल्द ही राहत मिलने वाली है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही भाजपा के सभी जन विरोधी फैसलों को वापस लिया जाएगा। जनता को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर और अन्य सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएगी। यह बात कांग्रेस ओबीसी सेल के शहरी अध्यक्ष एवं युवा कांग्रेस नेता मुकेश प्रजापति ने गांव बरसीन में आयोजित ग्रामीण सभा को संबोधित करते हुए कही। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने युवा कांग्रेस नेता का जोरदार स्वागत किया और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने गांव में हर घर कांग्रेस अभियान चलाते हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। बरसीन पहुंचे युवा कांग्रेस नेता को ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर किया सम्मानित। हर घर कांग्रेस अभियान के तहत मांगे वोट। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस नेता मुकेश प्रजापति ने कहा कि प्रदेश में 10 सालों से किसानों की दुर्दशा हो रही है। फसलें मंडियों में रूल रही है। लोगों को 10 साल से प्रॉपर्टी आईडी व फैमिली आईडी के नाम पर चक्कर कटवाए जा रहे हैं। जानबूझकर इन आईडी में गलतियां करके लोगों को परेशान किया जाता रहा है। आज बहन बेटी शाम को घर से बाहर नहीं निकल सकती। व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है। युवाओं को रोजगार की तलाश में विदेशों में जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 10 साल के इस कुशासन में प्रदेश का हर वर्ग इतना दुखी हो गया है कि अब कांग्रेस से ही उम्मीद शेष रह गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने जा रहे परिवर्तन को लेकर महिलाओं व युवाओं में जो जोश देखने को मिल रहा है, उसके चलते बीजेपी का सूपड़ा साफ होना तय है। मुकेश प्रजापति ने कहा, अब समय आ गया है कि गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर कांग्रेस का झंडा मजबूत करे ताकि 1 अक्टूबर को इस कुशासन से निजात मिल सके। उन्होंने कहा, फतेहाबाद से पार्टी जिसे भी टिकट देगी, नेता व कार्यकर्ता दिन रात एक करके उसे विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। कांग्रेस सरकार बनने पर फतेहाबाद से शिफ्ट हुए मेडिकल कॉलेज को दोबारा यहां लाया जाएगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर युवा नेता सुधीर घोड़ेला, डॉक्टर चांदीराम प्रजापति, मंजू, संतोष, बिमला, सोनू, हंसराज, कमला, सपना, सुधीर, ओम प्रकाश, सुमन सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। चलिए चलते हैं अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ। कोलकाता रेपकांड में आंदोलन के आगे झुकती दिख रही ममता सरकार, ये 3 कदम बता रहे आ गई बैकफुट पर। आरजीकर अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी, जिस पर गंभीर चोटों के निशान भी थे। रेप मर्डर केस में कोलकाता पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुकी है। पश्चिमी बंगाल में हुए कोलकाता रेपकांड के बाद जिस तरह से विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हुआ, उससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सरकार झुकती नजर आ रही है। बुधवार 21 अगस्त 2024 को इस बात के 3 बड़े संकेत देखने को मिले, जो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि सीएम और उनकी सरकार फिलहाल बैकफुट पर आ गई है। टीएमसी सरकार ने आंदोलनकारी मेडिकल छात्रों की मांगों को मानते हुए मौजूदा प्रिंसिपल सुहर्ता पॉल और एमएसवीपी बुलबुल मुखर्जी को हटा दिया है। सरकार ने इसके अलावा चेस्ट मेडिसिन के प्रमुख अरुणव दत्त चौधरी को भी हटा दिया, जबकि थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम ने आरजीके में तबादलों की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के लगभग 150 कर्मी तैनात किए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोलकाता के सरकारी अस्पताल में सीआईएसएफ की तैनाती के लिए बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखा, जिसके बाद सीआईएसएफ की तैनाती का फैसला हुआ है। इस बीच सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मंत्रालय ने बुधवार को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा कि वह कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की उस ट्रेनी डॉक्टर का नाम, फोटो और वीडियो हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तत्काल पालन करे, जिसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। आईटी मंत्रालय ने सभी प्लेटफॉर्म से मृतका के पहचान वाले संदर्भों को फौरन हटाने के लिए कहा है। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी, बीजेपी को टक्कर देने की है तैयारी। जानिए क्या है प्लान। जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासत भी गर्मा गई है।
चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज यानी बुधवार को श्रीनगर पहुंच गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को श्रीनगर पहुंचे। वे वहां डल झील स्थित एक होटल में ठहरे। ऐसे में आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस का क्या प्लान है। श्रीनगर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जोरदार स्वागत हुआ। उनका काफिला जहां से भी होकर गुजरा, स्थानीय लोग और कांग्रेस पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता उनकी जय जयकार करते हुए दिखे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा भी लहराते हुए दिखे। वहीं कार में सवार राहुल गांधी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। राहुल गांधी के दौरे को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम दिखे। राहुल गांधी का काफिला जिस रास्ते से गुजरा वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात दिखे। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया है, जिसमें बताया गया है कि राहुल गांधी कल यानी गुरुवार को जम्मू और श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, उसी के चलते राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर या यह 2 दिवसीय दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति की बिसात को बिछाएगी। राहुल गांधी चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। साथ ही गठबंधन को लेकर पार्टी का स्टैंड भी सामने आ सकता है। बीजेपी को टक्कर देने की रणनीति। नंबर 1, बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करना। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन का जम्मू कश्मीर के दौरे पर एक साथ आना ही बड़ा संकेत दे रहा है। कांग्रेस पार्टी की यही सोच है कि बीजेपी और उसके नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट रखा जाए। कांग्रेस नीति इंडिया ब्लॉक में जम्मू कश्मीर की 2 प्रमुख पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों भी शामिल है।